बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन नाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं कि जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। इस वक्त इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो है पाकिस्तान के दौरे पर पहुँच चुकी है, जहाँ पर 7 T20 मैचेस खेले जाएंगे। 4 मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे, जबकि 3 मैचेस जो हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो है ICC वर्ल्ड कप T20 के लिए स्क्वाड का ऐलान हुआ और हमने देखा कि इसमें जो 15 जो खिलाड़ी हैं उनका इंतखाब किया गया और उनमें एक सबसे अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए है, क्रिकेटर्स के लिए, कि नौजवान जिस तरह परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे थे। शान मसूद डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर और PSL के दौरान भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, टीम से आउट और इन होते रहे और फिर बिलाखिर वर्ल्ड कप T20 स्क्वाड के लिए उनका नाम शामिल कर लिया गया। गो के फ़खर जमान और उसके साथ साथ अगर कोई हैदर अली की बात करें तो हैदर अली को 15 रुकनी स्क्वाड में अब बाकायदा तौर पर शामिल कर लिया गया। गो के उम्मीद है कि हैदर अली भी अच्छा परफॉर्म करते दिखाई देंगे T20 के मैचेस वर्ल्ड कप के अंदर। इसी हवाले से हमारे साथ आज स्टूडियो पे बात करने के लिए मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट जाफ़र हुसैन साहब और उनके साथ मौजूद हैं जमील अहमद साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और उसके साथ साथ मौजूद है दाऊद बोच जो इंटरनेशनल और देखा जाए तो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं अपनी कमेंट्री के लिहाज से और इस वक्त भी KTPL में जो है कमेंट्री करते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले जाफ़र साहब के पास आते हैं। जाफ़र साहब, हैरानकुन तौर पर हमने देखा कि स्क्वाड का ऐलान हुआ, काफ़ी देर हुई स्क्वाड के ऐलान में और जहां पर हमने ये एक चीज़ बड़ी नोट की कि बड़ी आवाज़ें हमने शान मसूद के हवाले से उठाई, बिलाखिर सेलेक्टर्स को मुतवज्जो करते नज़र आए शान मसूद और बिलाखिर टीम में शामिल हुए। गो के फ़खर जमान की एशिया कप T20 में जो कारकर्दगी थी वो बिल्कुल नाकाम थी और जिसके बेस पर जो है शान मसूद को टीम में शामिल किया। तो समझते हैं आपके कि जिस तरह टीम का ऐलान हुआ है, हम तवक्को कर रहे थे कि इस टीम के अंदर शोएब मलिक का नाम शामिल होगा, लेकिन वो नाम भी शामिल होता नहीं नज़र आया। हमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही थी मिडिल ऑर्डर पे और मिडिल ऑर्डर को मुस्तहकम करने के लिए जिस तरह चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम से जब सवाल किया गया था कि इस टीम की कारकर्दगी के हवाले से और मिडिल ऑर्डर के हवाले से, तो उन्होंने यही कहा था कि इस टीम ने जो है 1 से 1.5 साल के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। क्या कहेंगे इस पर? यकीनन जो टीम अनाउंसमेंट हुई है बहुत शानदार हुई है, उसको यही कहेंगे हम, क्योंकि अब हमें बकअप करना है टीम को जैसे भी है, जो भी मसाइल थे। और जिस तरह चीफ सेलेक्टर ने कहा कि हम गुज़श्ता 1 साल 1.5 साल से हम इसी टीम की तैयारी कर रहे थे, इसी टीम को हम वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर रहे थे। एशिया कप भी वो उसमें शामिल था, आपका लास्ट ईयर का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके बाद से पूरी इनकी प्लानिंग थी कि इस टीम को हमने वर्ल्ड कप अगले 2022 तक के लिए लेके जाना है। दूसरी बात आई शान मसूद की। शान मसूद को मैं ये समझता हूँ जब 1 साल 1.5 साल पहले ये तैयारी कर रहे थे तो उसी टाइम शान मसूद को ले लेना चाहिए था, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस गुज़श्ता 1.5-2 साल से जो है ना वो दे रहे हैं। और अगर एशिया कप उनको खिलाते तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा रहता, बजाय कि आप एंड टाइम पे जो है ना टीम में शामिल कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये 7 मैचेस हैं, उसके बाद आपका न्यूजीलैंड सीरीज़ है, न्यूजीलैंड में सीरीज़ है आपके सेम मुल्क की, उसमें भी मालूम नहीं खिलाते नहीं खिलाते, यहाँ पे खिलाते नहीं खिलाते शान मसूद को, ये भी एक सवालिया निशान है। अगर खिलाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगा, लेकिन शान मसूद को लेना बड़ा इन्होंने लेट किया है। अगर पहले लेते एशिया कप खिला देते मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छी फॉर्म भी हासिल हो जाती है और उसके बाद जो है ना वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। हालांकि उन्होंने कोई T20 नहीं खेला वर्ल्ड कप का या किसी मैच का, पाकिस्तान की तरफ से उनका डेब्यू होगा एक तरह से। और टेस्ट मैच उनके नो डाउट आपके सामने थे, बड़े अच्छे उनके रहे, वनडे उनके बड़े अच्छे रहे। लेकिन तीसरी बात आ गई आपके जो मेन आपने कहा कि जो हमारा सबसे ज़्यादा लोगों ने आवाज़ें उठाई थी, साबिक क्रिकेटर ने आवाज़ें उठाई थी, साबिक जो है ना जितने जर्नलिस्ट हैं हमारे उन्होंने आवाज़ें उठाई थी कि हमारा जो मिडल ऑर्डर है उसमें बड़ा एक होना चाहिए कोई ऐसा प्लेयर जो कि मैच विनिंग कारकर्दगी दिखाए। तो फिर हमने इस मरतबा भी हमने चाचा पे रिलाई किया और इफ्तिखार अहमद दोबारा से आ गए। हमने फिर जो है ना आपके वो खुशदिल शाह हैं, क्योंकि यही टीम वो कह रहे हैं कि चीफ सेलेक्टर के 1 साल से हम तैयार कर रहे थे, तो कोई ऐसी तब्दीली दिखाई नहीं दी कि हम ये कहें कि भाई आउटस्टैंडिंग टीम बन गई और अब जो है ना हमें उम्मीदें ज़्यादा हो गई हैं कि ये टीम जीतेगी। हालांकि वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल खेला था, एशिया कप में फाइनल खेला, लेकिन वो कामयाबी हासिल नहीं कर पा रही जिससे हमें उम्मीदें होती हैं कि हाँ भाई ये क्लिक कर जाएगी और ये वर्ल्ड कप जितवा देगी। बिल्कुल वर्ल्ड कप जितवा देगी। टीम की कारकर्दगी के हवाले से जमील साहब से भी बात करते हैं। जमील साहब, जो टीम अनाउंस हुई है, जिस तरह कुछ देर पहले कह रहे थे जाफर साहब इफ्तिखार के हवाले से, तो अगर मिडिल ऑर्डर पर हम देखें तो इफ्तिखार गो के थोड़ी सी बैटिंग अच्छी करते हैं, साउंड प्लेयर हैं अगर देखा जाए कि बाबर के बाद, लेकिन इस टीम के अंदर कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आ रहा जो स्ट्राइक
स्ट्राइक रेट जिसका जो है नीचे की तरफ जाकर भी जो है वो तेज हो। अगर इफ्तिखार की बात करें तो पिछले आपने एशिया कप के अंदर देखा, एक इनिंग में उन्होंने 28 रन किए, दूसरे मैच में भी उन्होंने मैच विनिंग फिनिश करनी चाहिए थी, लेकिन वो भी जब मौका आया तो उस वक्त आउट होकर चले गए। तो समझते हैं कि इस टीम के अंदर स्ट्राइक रेट को रूटीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 138 139 की स्ट्राइक रेट है दोनों हमारे ओपनर्स की। देखें जी, इससे भी कम है बल्कि। देखें, बात यह है कि इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह और मोहम्मद आसिफ, इनको मैं बैनुल अक़वामी मेयार का खिलाड़ी ही नहीं मानता। नंबर एक बात तो ये। देख, अभी आपने इफ्तिखार की बात की है ना, तो जब आपने श्रीलंका से फाइनल खेला है एशिया कप का, तो उसके अंदर आपके 68 रन थे 10 ओवर के अंदर, और रिजवान खेल रहा था और ये इफ्तिखार खेल रहे थे। आपको 10 ओवर में 103 रन चाहिए थे। आपने जब ये आउट होकर गया है ना, तो एवरेज 11-12 का 93 पे ही आउट हुआ है टोटल, जब 93 था पाकिस्तान का, तो ये एवरेज था उस वक्त 10-11 का पहुंच गया। उसके बाद रिजवान साहब जब आउट हुए 112 रन थे हमारे और 16 ओवर हुए, 4 ओवर में हमें 59 रन चाहिए थे। अब आप मुझे बताएं कि ये सेल्फिश नहीं खेले थे दोनों? बिल्कुल सेल्फिश। ये जो हैं ये सिर्फ टीम में जगह बनाने के लिए खेल रहे हैं, मुल्क के लिए नहीं खेले ये बिल्कुल भी। ये जो टीम इन्होंने अनाउंस की है ना, माजरत के साथ भाईजान, आपके पास प्लेयर ही नहीं है। मैंने आज से 3 साल 4 साल पहले ये पेशिंग गोई कर दी थी, आज फिर बोल रहा हूं आपके चैनल के ऊपर कि 2 साल के बाद अगर आप प्लेयर ना ढूंढ रहे हो तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा। आपको पास प्लेयर ही नहीं है। अगर प्लेयर होते तो आप इनको खिलाने पे मजबूर नहीं होते। देखें, शोएब मलिक जो है ना, शोएब मलिक, इन्होंने अना का मसला बना लिया है आपकी टीम में। शोएब मलिक जो जिस तरह अभी आपने सवाल किया ना कि कोई ऐसा प्लेयर नहीं है, शोएब मलिक हर तरह की क्रिकेट खेलता है। एक तो सुपर फिट है, फिर ये कि अगर आपके ऊपर से 2-3 विकेटें गिर जाए तो वो लेके बिल्ड करता है इनिंग को, आखिर के 4-5-6 ओवर में फिर वो मारना भी जानता है। इनकी तरह नहीं करता कि जब टीम मझधार में आए तो मार के अपना। शोएब मलिक के हवाले से आप बात कर रहे थे जमील साहब, तो हम देखेंगे जिस तरह T20 सेमीफाइनल मैचेस के दौरान शोएब मलिक की कारकर्दगी भी अच्छी थी, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम खेले थे। उस पूरे T20 में सीरीज में जो हमने देखा कि वर्ल्ड कप में शोएब मलिक अच्छी कारकर्दगी दिया। चीफ सेलेक्टर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने 1 से 1.5 साल इसी टीम को लेकर चले हैं। जब जरूरत थी इस वक्त आपके पास पता था कि आपके हॉलैंड के खिलाफ भी मिडिल ऑर्डर आपकी फ्लॉप हो रही है, उसके बाद जब आपने जो है एशिया कप T20 खेला वहां पर भी आपकी मिडिल ऑर्डर फ्लॉप होती दिखाई दी। तो इस वक्त तो जगह आप कह रहे हैं ना फ्लॉप हो रही है, वो तो मान ही नहीं रहे। सर वो तो कह रहे हैं कि हमने 1-1.5 साल से इसी टीम को लेकर चल रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हमने जो है ना इसी टीम से वर्ल्ड कप का जो है ना सेमीफाइनल खेला, इसी टीम से हमने एशिया कप। ओ भाई, आप नसीम शाह के 2 छक्कों के पीछे छुपोगे आप क्या? अगर वो 2 छक्के नहीं, ये तो छुप रहे हैं ना भाई। आपको अगर अपने मिडिल ऑर्डर पे इतना भरोसा था तो नवाज को क्यों भेजा था आपने ऊपर? उसने जब इंडिया के खिलाफ 20 गेंदों में 42 रन किए तो जाके आप जीते ना भाई। आपके अगर उनको मिडिल ऑर्डर पे भरोसा ही नहीं है, और आपकी बेंच स्ट्रेंथ का ये हाल है कि आपने हैदर अली को आपने हांगकांग के खिलाफ भी नहीं खिलाया। ये तो आपका हाल है। वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड में जो है आप लेकर जा रहे हो यार, जिस प्लेयर को उनकी फ्रेंचाइज नहीं खिलाती उसको आप टीम में सिलेक्ट कर रहे हो। आप मुझे बताओ ना यार, एक लड़का 478 रन करता है, ये जो शान मसूद है PSL के अंदर, और वहां तो उसने रिकॉर्ड कायम कर दिया इंग्लैंड में यार। उसके फ्रंट पेज पे इतने बड़े बड़े वो लग रहे हैं, फोटो लग रहे हैं। मतलब एक आदमी जिसकी कारकर्दगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसको जो अभी आपने कहा था ना कि इनको जो ना उतने मतलब अपने आप को सिलेक्शन के इन्होंने नहीं किया इसको सिलेक्ट, उसको जो मीडिया का प्रेशर है, जो पब्लिक का प्रेशर है, इनको करना पड़ा उसको सिलेक्ट। और मैं आपको बता दूं, अगर फखर जमान इंजर्ड नहीं होता तो जो नहीं शान मसूद होते ट्रैवलिंग रिजर्व के अंदर। अच्छा जी, और ये फखर जमान जो है ये मुझे इनका मैं अभी 3 दिन पहले बोलकर आया, मैंने कहा इसमें कुछ नहीं होगा, ये वही टीम, इनका माइंड सेट जानता हूं मैं, ये क्या लोग मुझे चले ये टीम। आप मुझे बताएं इस टीम में से आप मुझे बताएं ये इसकी जगह पे इसको लेने, आप कोई नाम बता दें मुझे। है प्लेयर नहीं है बिल्कुल नहीं। अगर हम इसको अगर हटाते भी हैं, अगर मिडिल ऑर्डर पे तो सिर्फ एक नाम आता है शोएब मलिक का। पहले सोचते सबसे आसान सिलेक्शन जो ना पाकिस्तानी टीम का होता है, आप याद रखिएगा। लेकिन आपके पास तबाह कर दिया आपने यार। अभी आप घुमा पे रह के क्या करेंगे?
हुसैन तलत को ले आएंगे, हारिस सोहेल को ले आएंगे, वो जो क्या है वो फहीम अशरफ को, इसको ये जो इनके पास है ना वो उन्हीं फहीम अशरफ के हवाले से बात कर ले जमील साहब के। फहीम अशरफ की जगह हमने मोहम्मद वसीम जूनियर को जो है टीम में सेलेक्ट किया है। एक वक्त ऐसा था कि हम कहते थे कि फहीम अशरफ हमारा अब्दुल रज़ाक की सूरत में मिल गया है, लेकिन फिर उनकी नज़र से जो है सेलेक्टर की नज़र से ओझल होते दिखाई दिए। मोहम्मद वसीम जूनियर जो है इस वक्त जो है सेलेक्टर की तारा बने हुए नज़रों का, तो समझते हैं कि मेहरबान तो फहीम अशरफ ने इंटरनेशनली प्रूव किया अपने आप को, और अभी मोहम्मद वसीम जूनियर ने प्रूव नहीं किया। हम उसको ऑलराउंडर के तौर पे आप उसको वो कर रहे हैं, उसने प्रूव नहीं किया। एक बात याद रखिएगा, ये जो है ना, ये जो ऑस्ट्रेलिया की ग्राउंड है ना, ये शारजा की ग्राउंड नहीं है, ये जो है ना, ये दुबई का वाला ग्राउंड नहीं है। उसकी बाउंड्री पता है आपको, ये मारेंगे ना, ये बहुत उस क्रिकेट में बहुत फर्क है, समझे ना। ये जो जिनको ये पावर हिटर कह रहे हैं ना, वहां पे मैं दिखाऊंगा आपको कितने बड़े पावर हिटर हैं। ये जो फहीम अशरफ है ना, इसका तो कोई बोलने वाला नहीं है। अब जो वो है उसके बोलने वाला टीम के अंदर, जो वो तो उसमें बैठे हैं सिलेक्शन के अंदर, तो अगर वो नहीं होगा तो पर हम और आप होंगे क्या टीम के अंदर? बिल्कुल है। इस वक्त हमारे साथ जो है सोशल मीडिया और स्पोर्ट्स कमेंट्री का बड़ा नाम, जिसने पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया पर जो है स्पोर्ट्स कमेंट्री और ख़ासकर क्रिकेट के लिए अपना बड़ा नाम पैदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौजवान है, यंग है और बड़ा ज़बरदस्त इस वक्त कमेंट्री भी पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त टूर्नामेंट एक चल रहा है KTPL, जहाँ पर पूरे पाकिस्तान से जो है स्पोर्ट्स के लोग वहां पर मौजूद हैं। उनके सामने बाकायदा तौर पर कमेंट्री करते भी नजर आ रहे हैं। दाऊद बूच हमारे साथ मौजूद। दाऊद बूच क्या चीज़ है, पहले ये हमें बताएं। बूच बेसिकली मेरे गांव का नाम है और आई एम वन ऑफ द पेट शर्ट पर्सन, सो इसलिए बूच अपने गांव का नाम। बिल्कुल बूच, इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो बूच तुमसे बहुत सी बातें करनी है। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू मज़ीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी दाऊद बूच से कि बूच, जिस तरह तुम कमेंट्री कर रहे हो, पूरी दुनिया के अंदर बड़े फेमस होते जा रहे हो, तो किस तरह, सबसे पहले तो जिस तरह हम सवाल कर रहे थे तुमसे और ब्रेक पे चले गए, बूच है क्या बेसिकली, ये हमें पहले बताओ। ये बूच ने मेरे गांव का नाम है। हमारे चौधरी गुलाम सरवर बूच साहब है, गुजरात के एक्स MP रह चुके हैं, तो उनकी बड़ी ठाट बाट थी, बड़ा नाम रह चुका है। सो इसलिए मैं जैसे भी चाहता हूँ, मेरा नाम ओरिजिनल नेम दाऊद बिन एहसान है, लेकिन मुझे अपने गाँव से बड़ा प्यार है, जिसकी वजह से दाऊद बूच अपना नाम रखा है। सो मैं अपने गांव से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जिसकी वजह से हर जगह पे दाऊद बूच। अच्छा दाऊद, हर जगह आप ट्रैवलिंग भी करते हैं, मुख्तलिफ जो है कमेंट्री के लिहाज से आपको इनामात भी मिल चुके हैं बेहतरीन कमेंटेटर के हवाले से, तो जिस तरह क्रिकेटर्स भी आपसे बड़े मुतासिर होते दिखाई दिए। हमने देखा कि अभी पिछले दिनों KTPL में जो है शाहिद आफरीदी ने आपको एक शर्ट दी जिस पर बाकायदा तौर पर उन्होंने दस्तखत भी किया, आपकी कमेंट्री को सराहा भी उन्होंने, तो क्या कहोगे शाहिद आफरीदी के हवाले से? और शाहिद आफरीदी से पहली मुलाकात आपकी कब हुई थी? मैं लास्ट टाइम आज से 2 साल पहले लाड़काना में एक इवेंट हुआ था, तो वहाँ पे पुलिस शोहदाए पुलिस सिंध को सराज तहसीन पेश करने के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो वहाँ पे पाकिस्तान के जितने भी बड़े एक्स कैप्टन्स थे उन सबको मदऊ किया गया। फिर उसमें जो करंट प्लेयर्स खेल रहे थे टीम के अंदर, वो सारे के सारे वहाँ पे बुलवाए गए। तो वहाँ पे कमेंट्री के लिए मैंने भी अपनी CV भिजवाई, तो मेरा नाम आया। मैं स्पेशल वहाँ से गुजरात से स्पेशली लाड़काना तकरीबन 12 घंटे का सफ़र करके मैं जब शाहिद भाई के पास स्पेशली पहुँचा, तो शाहिद भाई ने मेरी कमेंट्री सुनी तो मुझे बड़ा सराहा। उन्होंने मुझे पहली दफ़ा मुझे कैप अपने गिफ्ट की अपनी फाउंडेशन की। तो देन सेकेंडली फिर एक दो जगह के ऊपर जब ये KPL चल रहा था, तो कश्मीर प्रीमियर लीग के अंदर जो उनकी टीम थी उनके साथ भी मैं थोड़ा बहुत काम कर चुका, शर्जील भाई सबके साथ ना। तो शाहिद भाई से फिर वहाँ पे मुलाकात हुई और देन अभी KTPL में मुलाकात हुई है। तो शाहिद भाई कह रहे थे कि हाँ, उनको मेरा नाम सीधा नहीं आता है, वो कहते हैं बाउच साहब कि इस दफ़ा कौन से शेर शायरी मेरे नाम पे लेके आए बना के। तो मैंने फिर उनको बताया, जब मैं माइक पाया तो फिर उनको कमेंट्री मेरी पसंद आई, तो मैंने कहा शाहिद भाई सिग्नेचर चाहिए, तो फिर डेफिनेटली शाहिद भाई ने। अच्छा, वो कौन सा शेर था जो शाहिद आफरीदी ने जो पसंद किया, वो भी हमें सुना दें। कि शाहिद भाई के लिए स्पेशल मैंने बनाया था। कहता है चांद के इंतजार में चांदनी कभी सोई नहीं, चांद के इंतजार में चांदनी कभी सोई नहीं, अरे ये सारी दुनिया जानती है शाहिद खान आफरीदी तेरे जैसा कोई नहीं।
तेरे जैसा कोई नहीं। शाहिद खान अफरीदी जैसा बेटा मैं बहुत कम पैदा करती हैं, क्योंकि वो बंदा एक क्रिकेट लवर होने के साथ साथ आप देखें कि सलाब जदगान के लिए सबसे पहले शाहिद खान अफरीदी फाउंडेशन काम कर रही है। सो शाहिद भाई एक बड़ा, उनको देखते हुए बड़ी ग्रूमिंग होती है इंसान की आपकी नेचुरल लाइफ के हवाले से भी, कि वो जिस तरह के काम कर रहे हैं फलाही कामों में बड़ा उनका है शुमार। क्रिकेट तो हर बंदा खेलता है, हर बड़े सितारे हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो उन्होंने अपने नाम को यूटिलाइज करते हुए पाकिस्तान के अंदर ये काम शुरू किए हैं। तो बड़े इम्प्रेसिव है जनाब, इम्प्रेसिव है बिल्कुल। जमील साहब है, अब थोड़ी सी बात हम क्रिकेट के हवाले से और ख़ासकर डोमेस्टिक क्रिकेट और रीजनल क्रिकेट के हवाले से बात कर लें तो इस वक्त हम देखते हैं कि स्कॉटनी का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया, रिजल्ट आने शुरू हो गए। क्या कहेंगे इस हवाले से और क्या क्या रिजल्ट अब तक आ चुके हैं? तबाहकुन रिजल्ट आए हैं अब तक, तो जितने भी रिजल्ट आए ना, मैं समझता हूँ कि एक सोची समझी साजिश के तहत कराची की क्रिकेट को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर एक ज़माने में 350 क्लब जो ना खेला करते थे, उसके बाद जो है जब 2013 में स्कूटनी हुई, आखिरी मरतबा 2013 में हुई थी, तो उस वक्त जो है 161 क्लब को वोटिंग राइट दिया गया था यहाँ पर, और तकरीबन कोई 40 के करीब क्लब थे जिनको प्लेइंग राइट्स था। लेकिन अब जो स्कूटनी हो रही है ये इतनी खौफनाक स्कूटनी है कि इसमें आप हैरान हो जाएंगे। जो क्लब इन्होंने बाहर किए हैं ना, जिनको वोटिंग राइट जिसे छीन लिया, आपके होश उड़ जाएंगे अगर आप सुनेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट क्लब जिसमें 5 टेस्ट क्रिकेटर हैं, बाकी सब फर्स्ट क्लास हैं, उसको वोटिंग राइट नहीं है। क्या वजूहत हैं? पीसीबी क्या चाह रही है कि कराची के क्रिकेटर्स ऊपर ना आए? शायद ये बेसिक बना के उन्होंने शुरू कर दिया है। ये सिलेक्शन बता रहा है ना आपको, ये तो सिलेक्शन भी बता रहा है कि आप जब सरफराज को आपको नजर आ रहा है ना, जो भी आपके लिए जो है ना टीम में जगह बना सकता है उसको ये करीब नहीं आने देते। हारिस की कारकर्दगी 4 मैचों के अंदर, किसी कराची के लड़के की 4 मैचों में कारकर्दगी सुना है आपने खराब हुई और वो खेल रहा हो, 2 मैचों के बाद उसको वो नजर नहीं आता कहीं। सर अभी आप देखें टेस्ट मैचेस, जिस तरह फवाद आलम को उन्होंने 2 मैचेस की कारकर्दगी में नाकाम कारकर्दगी पे बाहर बैठा दिया, उसके बाद चांस दिया, तो समझते हैं कराची की क्रिकेटर्स के साथ तो मुसलसल ज्यादती हो रही है और जानबूझकर हो रही है, खुलकर हो रही है। और यहाँ पर एक हमने जितना बर्दाश्त करना था ना हमने कर लिया बर्दाश्त, लेकिन अब चूंकि क्लब से बात आ गई है, देखें इन्होंने 19 अगस्त 2019 को तमाम डिपार्टमेंट खत्म किए, रीजन्स खत्म किए, डिस्ट्रिक्ट खत्म किए, क्लब्स खत्म किए और उसके बाद ग्रास रूट की क्रिकेट खत्म कर दी। और आज जो है ना आज इस नैच पर आ गए आप कि पाकिस्तान के लिए आपको जो है ना खिलाड़ी नहीं मिल रहा है, तो घुमा फिरा के आप उन्हीं 15-20 लड़कों में से कभी 4 इधर कर देते हैं, कभी 4 अंदर, कभी 4 बाहर। ऐसा कभी भी नहीं होता था। हमारी जो है पाकिस्तान शाहीन अलग होती थी, पाकिस्तान एज आती थी हमारी, अंडर 19 से प्लेयर मिलते थे। किधर चले गए सब यार? आपने डोमेस्टिक क्रिकेट का वो बेड़ा गर्क लगाया है, वो बेड़ा गर्क लगाया है कि प्लेयर ही नहीं आ रहे। ये कोचेस जो है ना, जो कोचेस ने ये कल बैठ के अगर इसी सिस्टम को गालियां ना बक रहे हो तो आप मुझे पकड़िए। कोचेस की बात कर रहे हैं जमील साहब, सिंध के जो सबसे बड़े हमारे हेड कोच हैं गुलाम अली, वो भी आवाज नहीं उठा रहे हैं। टीम नहीं उठाएंगे ना, कहेंगे ओ भाई जब 8 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी तो कौन आवाज उठाएगा? मुझे बताया ना, क्यों नहीं बोला इन्होंने कि मोहम्मद हारिस से बेहतर है सरफराज? इनको बोलना चाहिए ना, क्यों नहीं बोलते ये कि मीर हमजा जो है ना, मतलब ये कि टैलेंटेड वो है क्रिकेटर है। आप खाली कोच बन के ट्रॉफी जीत के आ जाएंगे या हार के आ जाएंगे, इससे हमें कुछ नहीं है ना भाई। अगर हमारे इस सूबे के यहाँ के लड़के नहीं खेलेंगे तो हमारे लिए सब बेकार है। आपने शाहनवाज दानी को ट्रैवलिंग रिजर्व में क्यों रखा है? आप मुझे बताएं यार। वो तो फाइनल खेलने के लिए फिट हो गया था, उसने 1 घंटे बॉलिंग की है नेट के ऊपर, आप उसको जो ना रिजर्व में रख रहे हैं यार। बड़ी ज्यादती की बात है। क्या बाहर से लाके लड़के को आप कर देते हैं? सिंध के लड़के जाहिद महमूद को भी आपने मतलब वो करके दोस्तियां, ये दोस्तियां आप निभा रहे हैं ना भाई। हसन किस कारकर्दगी, खराब कारकर्दगी भी आपने बाहर किया, मोहम्मद हसन को आप किस अच्छी कारकर्दगी भी लेकर आए भाई। उसने उसके बाद क्रिकेट ही नहीं खेली, आप उसको लेकर आ गए यार। मतलब खुदा का खौफ करो यार, कुछ मतलब पाकिस्तान का सोच लो यार। अगर जरा सा भी वो है, अगर हुब्बुल वतनी है तो पाकिस्तान का सोच लो। ये पाकिस्तान की टीम बनाओ यार, इसको पाकिस्तान की टीम बनाए। जाफर साहब, टीम अनाउंस हुई T20 वर्ल्ड कप के लिए और ऑस्ट्रेलियन सीरीज के लिए और सैफ अफ्रीदी न्यूजीलैंड के लिए। तो समझते हैं जो हमारे सिलेक्टर्स कहते थे कुछ दिन पहले, आप भी प्रोग्राम में कहते नजर आए मुझे कि सिलेक्टर जो चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम, वो सिर्फ लैपटॉप पर जो है चीज़ें देखते, फाइनल करते और ठीक है ओके ये टीम है। लेकिन जो बेस वो बनाते हुए नजर आए कि हमने जो है T20 और डोमेस्टिक के जो हमारा नेशनल T20 चल रहा उस पर जो है हम ना टीम सेलेक्ट करते नजर आए। क्या समझते हैं कि अब हमारे लिए कोई ऐसा प्लेयर्स किस तरह परफॉर्म करता नजर
नजर आएगा, क्योंकि अब जो भी परफॉर्म करता है डोमेस्टिक में शायद वो सिलेक्टर को अपनी तरफ मरकुज कराने से कासिर नजर आता है। जिस तरह शहजादा मोइन साहब, बात यह है कि ये जो क्रिकेट बोर्ड है ना, ये मसनूई क्रिकेट बोर्ड है। इसमें कोई आला क्वालिटी का कोई ऐसा है ही नहीं जो ग्राउंड रियलिटी जानता हो। आपके चेयरमैन से लेके आपके चीफ सेलेक्टर से लेके आपके जितने कोचेज हैं, इन्होंने कभी ग्राउंड पे जाके, इनको एक ओहदा मिल गया वो वहीं पे बैठे हुए थे। इससे पहले आपको मालूम है रमीज राजा क्या करते थे, इंटरनेशनल इवेंट्स में नजर आते थे, वो भी जहां पे टीवी कैमरा होता था। इसके अलावा आपको पाकिस्तान की ग्राउंड्स पे कौन नजर आया? दाऊद बैठा हुआ है, इसने सारे ग्राउंड्स देखे हैं, हर जगह जाके कमेंट्री करता है। जमील भाई तो हमारे सामने, आपको मालूम है कि कहाँ कहाँ होते हैं। तो बात यह है कि सारी ये क्रिकेट बोर्ड है, ये मसनूई बोर्ड है, मुझे तो ये लगता है। दूसरी बात ये है कि आपने जो टीम सिलेक्शन की वो तो एक अलग बात है, लेकिन मैं मसनूई बोर्ड इसलिए कह रहा हूं कि आप देखें शाहीन शाह अफरीदी गए ना, अपने खर्चे पे गए, अपने खर्चे पे इलाज करवा रहे हैं इंग्लैंड। कौन पूछने वाला है? यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। अब फखर जमान जा रहे हैं, फखर जमान गए अपना इलाज करवाने के लिए घुटने का, वो भी अपने खर्चे पे गए। आप ये देखें, शाहिद आफरीदी की बात हो रही थी, शाहिद आफरीदी ने आवाज उठाई तो लोगों को पता चला है। कौन बताएगा? ये चीजें तो बताने वाली होती हैं, ये आपका जो मसनूई क्रिकेट बोर्ड के जो आपके मीडिया मैनेजर हैं उनको बताना चाहिए कि भाई ऐसा मामला है, इस मामले को हम इस तरीके से हैंडल कर लेंगे, अगर वो अपने खर्चे पे गए तो हम उनको रीइंवेस्ट कर देंगे जो भी खर्चा होगा उनका। तो ये चीजें पहले बतानी चाहिए ना भाई। तो अब जब खबरें निकल आती हैं उसके बाद आप बताते हैं। अब आप फखर जमान चले गए, अब फखर जमान का कौन जिम्मेदार है? उसके हवाले से पीसीबी बिल्कुल खामोश है। तो इस तरह की जब चीजें होंगी तो क्या होगा? क्रिकेट बोर्ड भी मसनूई है, आप जितने काम कर रहे हैं वो सब जो है ना दिखावे के हैं। सिर्फ और सिर्फ एक, आप जिस तरह बात कर रहे थे चीफ सेलेक्टर की, वो चीफ सेलेक्टर आपको पता है क्या है? लैपटॉप मास्टर, और कुछ नहीं है। आप कभी आपने जाकर देखा किसी डोमेस्टिक में उन्होंने जाके कोई सिलेक्शन के, अब T20 चल रहा था, आपने जाके देखा कि कौन अच्छा खेल रहा है, क्या कर रहे हैं? तो सिलेक्शन का म्यार जब इस तरीके से हो कि आप टीवी के सामने देखकर आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर इसी तरह के रिजल्ट आएंगे भाई। इसी तरह रिजल्ट आएंगे। सेलेक्ट के हवाले से बात कर लें जमील साहब से। इकबाल कासिम साहब है जिन्होंने रिजाइन दिया, समझते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया था क्योंकि वो सर झुकाते हुए नजर नहीं आए? नहीं, वो जो है ना डिक्टेशन नहीं लेते, वो जो चीज़ फेयर होती है ना वो उस पर बात करते हैं। वो नेशनल बैंक के हेड रहे और जिस तरह उनकी टीम ने टॉप पे रही उनकी टीम ना, इसलिए वो खुद क्रिकेट खेले हुए हैं। अब कोई ऐसा आदमी जिसने उनके मेयार की क्रिकेट ना खेली वो उनको मशवरा दे, वो तो नहीं मानेंगे ना। और वो तनख्वाह भी नहीं लेते थे, वो तो पाकिस्तान को सर्व कर रहे थे ना। तो वो इसलिए वो छोड़ के आ गए कि वो डमी जो है ना, जैसे ये जो आप जो लैपटॉप की बात करें वो दिखावे के लिए रखा होता है। लैपटॉप का काम कोई भी नहीं है। जहां से टीम आती है इनको खाली ये सिर्फ 10-12 लाख रुपए टीम अनाउंस करने के ले रहे हैं। इनका कोई खिलाड़ियां या ये कोई वो नहीं है कि जनाब इन्होंने कोई नजर। चीफ सिलेक्टर पता है कौन थे? सलाउद्दीन सल्लू थे, वो चीफ सिलेक्टर थे। ऐसे चीफ सिलेक्टर क्या आपको अभी भी नहीं है क्या पाकिस्तान के? बात यह है कि इनकी मानेगा नहीं। जो ये चाहते हैं ना, इन्होंने अपनी चाहत और मनमानी के ऊपर बेड़ा गर्क लगा दिया टीम का। ये जो टीम है ना, ये मसनूई अंदाज में चल रही है। मैं आपको अभी, आप जो है ना इस टीम में से बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को निकाल दें, आपकी टीम कहां खड़ी हुई है? आपके पास तो ये मिडिल ऑर्डर है ना, ये तो अल्लाह माफ करे नसीम शाह नवाज के पीछे छुप रहे हैं यार। इनके पास प्लेयर ही नहीं है। आप मुझे बताएं ना, अगर आप इन तीन को निकालते हैं तो कौन सा प्लेयर डालेंगे? आप आके ऐसी जगह पे खड़े हो गए कि आप, जो मैं कहता था ना, अभी आप आने दे, आगे 2 साल के बाद आप देखिएगा ना, इस सिस्टम को, इसको फिल फॉर खत्म होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, 2014-15 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बहाल होना चाहिए, डिपार्टमेंट बहाल होना चाहिए, रीजन्स बहाल होना चाहिए। 16 रीजन खेलते थे, 16 टीमें खेलती थी और 16 और अंडर 19 की भी इतनी टीमें खेलती थी। आज जो यानी कि 60 लड़के जो है ना खेलते थे, वो 20 लड़के खेल रहे हैं। सिंध की पूरी, पहले जो है ना कराची अलग रीजन था, हैदराबाद अलग रीजन था, लाड़काना अलग रीजन था, सबके 20-20 लड़के खेलते थे। आप पूरे सिंध के, आप 3.5 करोड़ की आबादी के अंदर ये कहते हैं ना, नहीं हम चाहते हैं कि क्रीम आए। ये क्रीम नहीं है, ये तो कचरा है यार। मैं बता रहा हूं, ये आप मुझे बताएं ना, ये बताएं, ये जो जिनका आप नाम रहे चीफ सेलेक्टर के, इन्होंने मोहम्मद वसीम ने आपके सिंध के बता दें कि 4 साल के अंदर इन्होंने कौन सा प्लेयर दिया है, नाम बता दें। ये 2017 तक हम एसोसिएशन में थे, हम ये आए ना, हमने चलाई है एसोसिएशन। ये सारे वही लड़के हैं जो हमने बनाए थे, हमारे टाइम के बने हुए लड़के। ये बताएं कि यार ये लड़का हमने मतलब ये कि वो किया है प्रोड्यूस, अगर किया है तो मुझे बता दें, आ जाए यहाँ बैठ जाए आपके प्रोग्राम के। अच्छा, जिस तरह जमील साहब बात हो रही थी सिलेक्टर्स की सिलेक्शन के हवाले से, तो हमने देखा कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए आमिर जमाल जो ऑलराउंडर है उसे टीम में शामिल किया गया।
आमिर जमाल sorry, जमाल हाँ, और आमिर इब्रार अहमद को सिलेक्ट किया है, तो समझते हैं इनकी जगह पे इब्रार तो चलें समझ में आ रहा है एज ए स्पिनर, लाइक स्पिनर अच्छे स्पिनर्स आए हैं, लेकिन आमिर जमाल के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं कि उनकी बॉल तो विकेटों तक भी नहीं पहुंचती, लेकिन उनको सिलेक्ट कर लिया है। आप समझते हैं कराची का जो लड़का मीर हमजा है उसके साथ अब सिलेक्टर भी जाती करते हुए नजर आ रहे हैं। ये खुल के कर रहे हैं ना, मतलब ये कोई मतलब आप कोई कहने सुनने वाला है इनको? आप मुझे एक बात बताएं, हैदर अली जो है ना, नॉर्दर्न जब ये इसके कोच थे ना, ये मोहम्मद वसीम, तो उस टीम में था ये हैदर अली, तो इसको यानी अब इनके सामने उसने 2-3 अच्छी इनिंग खेल दी होंगी, इनके दिमाग में छा गई है वो इनिंग ना, चीफ सेलेक्टर निकल नहीं रही है। अब वो चाहते हैं कि वो हैदर अली जो है ना उसी तरह, भाई मीडियोकर बॉलिंग के सामने रन करना डिफरेंट होता है, अपनी डेड पिचेस पर रन, इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट होती है। हमारी डोमेस्टिक के तो इंटरनेशनल में इतना फर्क है जो कि नहीं होना चाहिए। आप इंग्लैंड की डोमेस्टिक देख ले और उसकी जो है इंटरनेशनल देख ले, ज्यादा फर्क नहीं है, वही सिस्टम है उनका, हमारे इतना फर्क है। बिल्कुल हमारे जो फर्क जो है डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत ज्यादा नजर आता है, क्योंकि अगर हम देखें दीगर ममालिक के जो विकेटें हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी खासकर सेलेक्टर्स के हवाले से, तो थोड़ी बात जमील साहब से भी कर लेते हैं। सेलेक्टर तो अपने टीम जो है अनाउंस कर चुके हैं। इस टीम के अंदर हम देखते हैं कि रिजर्व के तौर पर मोहम्मद हारिस भी मौजूद हैं। समझते हैं उनकी ऐसी कारकर्दगी है कि सेलेक्टर जो है सरफराज से ज़्यादा इनको तरजीह देते नज़र आ रहे हैं। असल में जो हमारे चीफ सेलेक्टर साहब है ना, ये पाकिस्तानी टीम का सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं। अगर पाकिस्तानी टीम में कर रहे हैं तो वो पूरे पाकिस्तान पे नजर दौड़ा के करें। वो जो है ना वो जाति पसंद और नापसंद पे करने और कहाँ से किसकी पर्ची आ रही है सबको वो एडजस्ट कर रहे हैं टीम के अंदर ना। तो ये जो सिलेक्शन है ना, ये तो क्योंकि अंधे को भी नजर आ रहा है कि 4 मैच खेले हैं हारिस ने, उसकी कारकर्दगी क्या है, ठीक है ना। उसके बावजूद जो है ना उसको इतना खिला खिला के वो मतलब चाहते हैं कि किस तरह जगह बना ले अपनी, मतलब कोई दूसरा जो ना आ ना पाए, समझे ना। रोहेल नजीर को आपने जो है ना मतलब जो उसको मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में बोल चुका हूँ कि शाहीन जो है ना पाकिस्तान शाहीन का उसको कप्तान बनाया था आपने, न्यूजीलैंड भेजा था, आज उसका कहीं नामो निशान ही नहीं है यार। हसीबुल्लाह लड़का है ना बलूचिस्तान का, मतलब इसके अलावा कोई नहीं पाकिस्तान में, मुझे बताएं। अब उसकी कारकर्दगी तो लगातार अच्छी है, फिर कासिम अकरम की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है नेशनल T20 के। ये इनको भरोसे ही नहीं है किसी के ऊपर। मैं हैदर अली को बोल रहा हूँ आपसे, हांगकांग के खिलाफ नहीं खिलाया ये जिसको इनके पास देखे आपकी टीम का पता कब पता चलता है, जब आपकी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत होती है ना तो पता चलता है कि टीम क्या है आपकी। यार जो बेंच पे बैठे हैं लोग तो 11 के अंदर हैं, वो तो बेंच पे बैठने के काबिल भी नहीं है जो 11 के अंदर हैं। तो जब ऐसी टीम आप सिलेक्ट करोगे तो क्या हाल होगा यार। बिल्कुल जमील भाई, एक बड़ी अच्छी जो है ना हर्षल गिब्स आपको जानते हैं, जी। कराची किंग्स के जो है ना वो कोच भी रहे और अभी भी हो सकता है कोच हों, लेकिन उन्होंने एक तबसरा किया था बाबर आजम के हवाले से। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि बाबर आजम के हवाले से उन्होंने ये कहा कि बाबर आजम अपना अगर थोड़ा सा अटैकिंग गेम खेले ना तो उनका स्ट्राइक रेट बेहतर हो सकता है। तो जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि भाई आप कोच थे, आपने क्यों नहीं किया, कहता है बाबर आजम किसी की नहीं सुनता। बाबर आजम जो है ना जब उसको कुछ समझाने जाए या जो कुछ कहे ना, इन्होंने तो ग्राउंड में भी मुजाहरा कर दिया है। ये बाबर आजम ने जब रिजवान ने रिव्यू लेने की कोशिश की उस पर भागा था, मैं कप्तान हूँ, ये तो कैमरे के सामने सारी चीज़ें वाजे थी। जी बिल्कुल, वो भी वाजे थी। एशिया कप में ऐसा वाकया पेश आया था जो आपने भी देखा था। लेकिन बात यह है कि जो हर्षल गिब्स जैसा शख्सियत जो कि इतनी क्रिकेट खेल चुका है, अब कोचिंग स्टाफ में शामिल हैं, वो जब बाबर आजम के हवाले से ये बात कहे कि वो अपनी मनमानी करता है, वो अपने दुनिया में रहता है, तो इट्स मीन के सेल्फिश कहेंगे इसको हम, और क्या कहेंगे, यही हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। स्कॉटिंग के हवाले से बात कर रहे थे, जिस तरह रिजल्ट आए तो तमाम डिस्ट्रिक्ट के किस किस्म के रिजल्ट अब तक आ चुके हैं जमील साहब, और जिस तरह सेलेक्टर्स जो है सिंध को नज़रअंदाज करते नज़र आ रहे हैं, तो जिस तरह और इसी तरह जो ये हमारे साथ स्कॉटनी हो रही है उसमें भी अगर हम देखें तो सिंध का बेड़ा गर्क किया जा रहा है एक तरह से। देखें जी, अब तक जो रिजल्ट आए ना हमने उसको यकसर मुस्तरद कर दिया है। कराची के तमाम क्लबों ने उनको मुस्तरद कर दिया है और हम इस रिजल्ट को नहीं मानते स्कूटनी के। इस वक्त
अब तक जो है ना 4 डिस्ट्रिक्ट के जो है ना रिजल्ट आ चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 70 में से इन्होंने 25 क्लब किए जो हाईएस्ट हैं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट हैं। अच्छा, वोटिंग लिस्ट भी ये होंगे? जी 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 जी, मैं आपको भेज दूंगा, चारों का भेज दूंगा मैं आपको। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्या कहते हैं साउथ जो है, उसके अंदर 24 क्लब थे, सिर्फ 2 क्लब को इन्होंने वोटिंग राइट दिया है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर 24 क्लब थे, सिर्फ 1 क्लब को इन्होंने वोटिंग राइट दिया है। डिस्ट्रिक्ट कमाड़ी के अंदर 17 क्लब थे, किसी को वोटिंग राइट नहीं दिया, समझे ना। अब अभी जो है ना डिस्ट्रिक्ट मलीर, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, इनका रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन 135 क्लब में से अब तक जो रिजल्ट आया है ना, 135 में से सिर्फ 28 क्लब को वोटिंग राइट है। 135 क्लब में सिर्फ 28 क्लब को वोटिंग राइट है, बाकी तमाम चंद एक को इन्होंने प्लेइंग राइट दी, बाकी सब बोगस कर दिया। अच्छा, इसके खिलाफ अब जो ऑर्गेनाइजर हैं क्लब के, क्या वो कोई मुजाहरा वगैरह करना जाएंगे पीसीबी के खिलाफ? हम अपना इस पे एक लाएअमल बना रहे हैं, तमाम क्लब्स जो है ना इस पे एक लाएअमल बना रहे हैं, और उसके बाद हम इंशाल्लाह आपको भी और तमाम मीडिया को हम उसको जो है ना मतलब हम उस पर मदऊ करेंगे और हम अपना आगे का लाएअमल देंगे। क्योंकि अगर इस तरह जो है ना, अगर सारे डिस्ट्रिक्ट खत्म हो जाए, डिस्ट्रिक्ट सेंटर रह जाएगा, क्योंकि 12 कम से कम क्लब वोटिंग राइट वाले होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट के लिए। अगर नहीं होंगे तो डिस्ट्रिक्ट खत्म, तो सारे डिस्ट्रिक्ट जब खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट सेंटर ले जाएगा, उसकी हमें क्या जरूरत है फिर? इसका मतलब है कराची की क्रिकेट आप बता, अगर क्लब का ऑर्गेनाइजर जो बुनियाद है, जो जिसको आप कुछ भी नहीं देते, सिर्फ उससे लेते ही लेते हैं, देते कुछ भी नहीं है, जब वो प्लेयर उसका बल्ला मांग रहा होता है ना उससे, तो उसको मालूम है कि अपने बच्चे के औलाद का पेट काट के किस तरह उसको चीजें प्रोवाइड कर रहा है, किस तरह गेंदे ले रहा है, किस तरह मैच करा रहा है, उसका शौक है ना वो कर रहा है। जब सुबह 10 बजे जब टीम के लिए नाम देना होता है 9:30 बजे, तो कान पे फोन लगा होता है उसके, कोई लड़का नहीं आया तुम कहां पहुंचोगे, ये टेंशन लेके वो क्लब चला रहा है, और ये टेंशन डबल दे रहे हैं उसको आप कि स्कूटनी में इतनी सख्त। यार ये हमारा कोई इंग्लैंड में थोड़ी रहते हैं, हम तो यार पाकिस्तान में रहते हैं, हमें माशी मसाइल का सामना है। पाकिस्तान अगर कोई 16 प्लेयर ले आया, किसी को कोई पेपर कम है, कोई वो है, उसको बताओ ये कौन सा तरीका है यार? हम देखते हैं कि कोई फीस भी लागू करते हुए नजर आ रहे हैं पीसीबी भी जो है क्लब्स के ऊपर, पर मैच के ऊपर भी वो ये एक टूर्नामेंट करा रहे हैं जिसको ये समर लीग का नाम, वो मैं इस पे आ रहा हूं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो क्लब हैं, ये जो जितने इन्होंने बोगस किए हैं, या इनको ये अपील करेंगे तो इनको 10,000 रुपए देने हैं। शर्म की बात है यार, मतलब शर्म नहीं आती लोगों के 10,000 रुपए, एक जो आदमी जिसको कुछ भी नहीं है यार, उसको क्या मिल रहा है क्लब वाले को? वो तो प्लेयर दे रहा है आपको यार, फ्री के अंदर बना के प्लेयर दे रहा है। आप थोड़ी बनाते हो प्लेयर, पीसीबी कोई प्लेयर नहीं बनाता। एक प्लेयर का नाम बताओ जो पीसीबी में बनाया? सब प्लेयर हम बनाते हैं, क्लब वाले बनाते हैं। ये तो हमारे बने बनाए प्लेयर जो ना उठाते हैं और हम पे हुक्मरानी करते हैं। हम गुलाम हैं इनके यार, जो इनकी बातें सुनेंगे? बिल्कुल नहीं सुनेंगे आप, बिल्कुल नहीं सुनेंगे, बिल्कुल। जी जी, 1 मिनट है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये जो अभी आपने जो सवाल किया था ना, जिसको मैंने कहा था मैं भी आप इसको हाँ, ये एक टूर्नामेंट करा रहे हैं, इसको समर लीग का नाम दे रहे हैं। समर लीग के अंदर 5,500, मतलब मुझे 7 मैच खेलने मेरे क्लब को, तो मुझे हर मैच के लिए 5,500 रुपए देने। 50,000 रुपए मैं रखूं अलग से निकाल के कि जनाब अगर आपने 2 मैच में नहीं दिए तो आपकी टीम बाहर, और जो मुखालिफ टीम ने जिसने दिए ना वो विनर करार पाएगा, आपकी टीम को नया रूल लेकर आ रहे हैं। हाँ, फिर फैसला करेगी पीसीबी के हमें रखना है या नहीं रखना। इनके बाप के गुलाम है हम। बिल्कुल ये जो ना ऐसी क्रिकेट तबाह होती जाएगी यार, तबाह कर दिए इन्होंने, तबाह नहीं होगी, तबाह कर दिए यार। अगर इतने क्लब कराची में बोगस है तो इन्होंने जो विंटर लीग कराई थी तो कौन खेला था? फरिश्ते खेले थे उसमें आगे का। जब वो जो क्लब खेले थे उसके अंदर आके, यार यही तो क्लब थे, कैसे बोगस हो गए 4 महीने में वो? बिल्कुल, ये सही बात आपने कही। बिल्कुल है दाऊद बोच, ये बताओ कि सैलाब जदगान के लिए जो ऑक्शन के लिए शर्ट रखी गई है, उस हवाले से क्या कहोगे? और अब तक किससे तुमने इस तरह ऑक्शन के हवाले से लोगों ने कितनी अब तक तुमसे राब्ते कर लिए? बिल्कुल, ऑक्शन के लिए मैंने ये शर्ट है वो दे दी है, और अभी तक मेरे साथ FMW के ऑनर है फरहाद इकबाल साहब, उन्होंने कांटेक्ट किया और उन्होंने 2 लाख रुपए कहा है। लेकिन चौधरी पप्पू जापानी साहब हैं जिनका ताल्लुक जापान से, और वो एक ऐसा पाकिस्तानी शहजादा है जिसने पाकिस्तान के लिए स्पेशली बड़ा काम किया जापान में रह के। अभी 1 मिलियन रुपीज़ हैं वो सैलाब जदगान को उन्होंने दिए हैं, और अभी स्पेशली उन्होंने शाहिद भाई से बड़ा प्यार करते हैं पप्पू जापानी साहब, तो उन्होंने स्पेशली कहा है कि ये शाहिद भाई की सिग्नेचर करदा शर्ट है, तो 0.5 मिलियन में उन्होंने लेने का ऐलान किया पप्पू जापानी साहब ने। अब तक वो फाइनल हो चुका है? जी जी, अभी उनसे बातचीत चल रही है और इंशाल्लाह वो कल या परसों तक फाइनलाइज 100% हो जाएगा। अच्छा, पूरी जो है पाकिस्तान के अंदर कमेंट्री करता है, ये शौक कैसे पैदा हुआ तुम्हें, ये बताओ पहले। ये बेसिकली गाँव में से ही मैंने क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक हुआ करता था,
तो मैं चाहता था कि मैं अपने गांव का नाम ने किसी तरीके से, जिस तरह हमारे चौधरी गुलाम सरवर बूझ साहब है उन्होंने किया है, सो मैं वैसे ही करूं। तो मैंने अब फिर क्रिकेट की कमेंट्री स्टार्ट कर ली। मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी के अंदर कैप्टन है, और मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सो बस क्रिकेट की फील्ड में आ गया, फिर मैंने टेबल क्रिकेट में नाम बनाना चाहा। अभी गुजरात के नाम से जाना जाता हूँ, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अब अपने गांव के लिए बड़ा किया। मैंने अभी एक अराई फेडरेशन बनाई है अपनी, मतलब कि अपने गांव के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से मेरे गांव का नाम निकले, पाकिस्तान में गूंजे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो गूंजता भी है। पूरी दुनिया जानती है बूच जो नाम है हमारे गांव का। बूच, जिस तरह दाऊद बूच तुम्हारा नाम पड़ गया है, तो इसी तरह जिस तरह सिलसिला चल रहा है, सबसे पहले जो स्टेप होती है यकीनन पहली सीढ़ी होती है, और तुमने पहली सीढ़ी अपने घर से शुरू की है। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे, और जिस तरह तुम नेक ख्वाहिशात के साथ जो है काम करने जा रहे हो, अल्लाह ताला उसमें भी बरकत दे, क्योंकि सैलाब ज़दगान इस वक्त पूरे पाकिस्तान कौम जो है इसमें घिरी हुई है और उनकी मदद करने को तैयार है। और ऐसे में जो है ख़ासकर स्पोर्ट्स के जो लोग हैं वो अपने शाना बशाना जो है कदम बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हो, उसका हिस्सा तुम भी बनने जा रहे हो, तो यकीनन बहुत अच्छी और खुशी की बात है। विनस स्पोर्ट्स की जानिब से तुम्हें हम खुशामदीद कहेंगे इस अच्छे फैसले पर। जाफर साहब वापस आते हैं थोड़ी सी क्रिकेट पे, जिस तरह सेलेक्टर्स की बात हो रही थी, तो हमने देखा कि ये आमिर जमाल है जो टीम का हिस्सा बने हैं, क्या समझते हैं कि इससे बेहतर डोमेस्टिक T20 में जो दूसरे बॉलर्स परफॉर्म कर रहे थे वो इंग्लैंड के खिलाफ अगर उसे मौका दिया जाता तो वो अच्छी कारकर्दगी दिखा देते? बात यह है कि आमिर जमाल को जो शामिल किया है उन्होंने किसके रिप्लेसमेंट में किया है? लैपटॉप पे नहीं, लैपटॉप पे तो करते ही है ना, उनको लैपटॉप पे दिखाई दे दिया होगा। लेफ्ट आर्म, वो लेफ्ट आर्म नहीं, राइट आर्म। लेफ्ट आर्म अगर शाहिनशाह अफरीदी की जगह उन्होंने लिया है तो उसको तो मीर हमजा की जगह बनती थी। अगर आपने हसन अली की जगह लिया है तो वो तो आपका धानी बैठा हुआ है। आपने लिया किस वजह से? या तो आपने टीम के साथ रखना है, आपने प्रैक्टिस बॉलिंग करवानी है, नेट में बॉलिंग करवानी है, या तो ये वजह हो सकती है। भाई आपने इब्रार को ले लिया है, इब्रार लेग स्पिन करता है, आपका उस्मान कादिर मौजूद है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता जमील भाई कि इनको चांस मिलेगा या इनको मौका मिलेगा खेलने का। अगर हाँ कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग, क्योंकि हमारा पर्ची कल्चर है, हमारे सिफारशी कल्चर जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तो इस तरह के प्लेयर्स आते रहेंगे टीम में और करते रहेंगे। अब्दुल्ला शफीक कहाँ चला गया? आपको दिखाई नहीं दिया। आपने पहले जो है ना नाइंसाफियां की आपने दीगर खिलाड़ियों के साथ, उसके बाद जो शिकार अब्दुल्ला शफीक भी हो गया। अब्दुल्ला शफीक को भी आपने बनाया, देखें कितनी अच्छी साल वो अच्छा खेलने लगा ना, साइड पे तो आप उसको ये नहीं, एक होता है ना एक प्लेयर होता है जिसपे जब आया तो तनकीद हो रही, लेकिन जब उसने अपनी जगह बनाई, परफॉर्म किया, अच्छा खेलने लगा तो उसका नाम कहीं पे भी यार उसके मतलब ये तो ये रिजर्व पे जा सकते थे। देखिए इनका जो दिमाग है ना उसमें ये है, चाहे चौके छक्के मारने वाला ही जो है ना, मतलब ये कि वो होता है टेक्निकली इतना साउंड प्लेयर है वो। अब्दुल्ला वो जो असद शफीक के बाद अगर मैंने कोई प्लेयर मुझे टेक्निकली बहुत साउंड लगा ना तो अब्दुल्ला शफीक है। तो आपने उसको आपने सोचिए यार वो टेक्निकल, अबे भाई जब उसको वो जब इसमें खेला PSL में खेला लाहौर कलंदर से, वहां उसने वो किया, पर वो आप उसको यार रखो तो सही, वो ऐसा आप वो बेंच पे बिठाने के काबिल तो है ना। आपने पता नहीं यार ये आपको इनको क्यों इतने पसंद है कि भाई इन्हीं को रखना है आपने और पाकिस्तान को बर्बाद करना है। ये कौन सी यार वो है, मतलब जाती पसंद नापसंद कब तक चलेगी यार? भाई बात हो रही थी कि मिडिल ऑर्डर फेल हो रहा है, आपने 2 बॉलर्स ले लिए, ये भी तो सोचने की बात है। बिल्कुल बड़ी सोचने की बात है। दाऊद जिस तरह तुम भी क्रिकेट पे बड़ा फोकस करते हो, ये जो टीम अनाउंस हुई है इस पे क्या कहोगे? ये अनसेटिस्फेक्शन वाली टीम है और इसमें पाकिस्तानी कौम बड़ा बरहमी का इजहार कर रही है, लेकिन हमें अब उन्होंने अनाउंस कर दी है तो डेफिनेटली अब ये टीम हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी। सो बट शुएब मलिक की जगह वहाँ पे ज़रूर बनती है टीम में, जिस हाल में भी हो, क्योंकि शुएब को हमारा PCB है, वो अभी तक तो प्लेयर्स को क्लियर ही नहीं कर पाया कि भाई आपने इतना अरसा खेलना है, इतना अरसा नहीं, अलग से टीम से बाहर से निकाल के बेइज्जती करते हैं। सरफराज के साथ सरासर जाती है डेफिनेटली, वो सिंध का चाहता है, उसने परफॉर्म करके दिखाया है। और फिर नेशनल T20 में अच्छे बैटिंग्स करते हुए भी नजर आ रहा है और यकीनन उसकी फॉर्म लगी हुई है, तो फॉर्म को जाया नहीं करना चाहिए था। इंग्लैंड के खिलाफ आप सीरीज में भरपूर मौका दे सकते थे। जमील साहब बात मैं करना चाह रहा था इसकी, देखें इसको आप हतमी टीम ना समझें, मैं आपको अभी बता रहा हूँ 15 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है। आप अभी 7 मैच आपको इंग्लैंड के खिलाफ खेलने, फिर ट्रायंगुलर सीरीज है न्यूजीलैंड में जहां बांग्लादेश भी इनके साथ है ना, वहां 5 मैच इन्होंने खेलने, 12 मैच अभी इन्होंने वर्ल्ड कप से पहले खेलने। तो उन 12 मैचों में इनकी क्या कारकर्दगी होती है क्या नहीं होती ना, वो
एक दो चेंजेस इसमें हो सकती हैं, कोई वो नहीं है। अब ये जैसे हम शोएब मलिक की बात कर रहे हैं या कोई सरफराज की बात कर रहे हैं या XYZ और किसी प्लेयर की, लेकिन शोएब मलिक तो यहाँ पर जो बयानात उन्होंने पिछले दिनों दिए हैं उसके बाद शायद लगता है कि सेलेक्टेड यार की नजर में रहेंगे, क्योंकि उनका कैरियर तो खत्म होता नजर आ उसका रहा है। बयान कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आता। मैंने जो उसका बयान सुना है ना यार, एक नॉर्मल बात की है उसने, इतनी बर्दाश्त भी नहीं है आपके यार। आप मतलब जरा मतलब क्या आपने गला दबाना है क्या यार? अगर कोई आदमी मतलब उससे बोलने का हक भी छीन लो, टीम में तो आपने उसको निकाल ही दिया। अगर वो कोई बात उसने बोली है तो सबके साथ करो ना फिर यार। कामरान अकमल को बोलो आप भी नहीं खेलेंगे डोमेस्टिक, वो तो उड़ा रहा है पूरी टीम को, पूरे PCB को उड़ा रहा है। ये कौन सा अहमद शहजाद? दौरा यार क्यों है जमील साहब, क्या वजूहत हैं? दौरा म्यार इसलिए है कि इनको पता है कि इनके साथ क्या करेगा वो। इनको पता है कि शोएब मलिक जो है ना उसको अभी एक आस है, कामरान अकमल का कोई आस नहीं है खेलने की। शोएब मलिक के थोड़े बहुत 10-5% चांसेस है ना वर्ल्ड कप के, कहीं ना कहीं से, उसको तो बिल्कुल नहीं है। वो तो खुल के बात करता है, ये है असल में मसला। जिस दिन ये वो होगा तो आप इसको भी सुन लीजिएगा। बिल्कुल, इसी पे जाफर साहब से बात करते हैं। जाफर साहब, ये दौरा म्यार क्यों है? क्योंकि अगर हम देखें तो उमर अकमल के लिए भी दौरा म्यार है, अहमद शहजाद के लिए भी दौरा म्यार है, क्या कहेंगे? देखें, जहां ये लोग सहाफ़ियों के ज़बान बंद कर देते हैं वहीं क्रिकेटर्स के भी ज़बान बंद करके रखते हैं। अब आप देखें ना, कोचिंग की बात हो रही थी, जितने बोलने वाले थे, जो सोशल मीडिया पे बोल रहे थे, जो धड़ाधड़ PCB के खिलाफ बोल रहे थे, सबको मुंह में निवाला डाल दिया गया है। सबको एक एक जगह दे दी गई है ताकि वो बोल ना सकें, PCB के खिलाफ कोई कुछ ना बोले। ये मकसद है उनका। और आप देख लें, जो दिल चाहता है वैसा कर रहे हैं। अब देखिए, बात यह है कि गलत है फैसला, ये गलत है फैसला। अगर कोई बोल रहा है उसका हक बनता है बोलना। शोएब मलिक ने नो डाउट बिल्कुल सही कहा है, एक हकीकत बयान की, और उस हकीकत बयान करने में क्या हर्ज है? आपको बाकी लोग हकीकत बयान नहीं कर रहे। आप इंजमाम की बात देख लें, सोशल मीडिया पे कितना उड़ा रहे थे वो अपना, लेकिन सही दजमल कर रहे हैं, सही दजमल कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जो बोलते हैं ना, ये फौरन उनके मुंह में निवाला डालते हैं। बंद कर देना, पेंशन देता है ना PCB टेस्ट क्रिकेटर को, 1 लाख रुपए बढ़ाए थे ना पीछे, बंद कर दें इनकी पेंशन। कि भाई क्यों बोल रहे PCB के खिलाफ, करके दिखाए ना बंद पेंशन, तब मैं इनको मानता हूं ना। वो बोल रहे तो आपको बोरा लग गया आपने, और ये जो टेस्ट क्रिकेटर बोल रहे हैं इनकी पेंशन बंद कर देना, क्यों नहीं करते बंद? बिल्कुल, इस पे एक और प्रोग्राम करेंगे जमील साहब। बड़ा जबरदस्त मौजू है, आपने एक छेड़ दिया है। यकीनन इस वक्त टाइम कम है। दाऊद बोझ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जमील अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाफर हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।